अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, इस हफ्ते की आम खबर, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेना था। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल भी शुरू कर दिया गया है। जबकि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के मुताबिक जबकि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी इसलिए की गई है कि उनकी सियासी PTI में वाबस्तगी और सहूलतकारी और 9 मई की साजिश के ताने बाने भी उन्हीं से मिलते हैं, इसलिए उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन हुकूमत इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहती है और कौन से मज़ीद चेहरे इस साजिश में मुलव्विस हैं, वो सामने आएंगे। और इसके साथ साथ क्या PTI को क्या सियासी तौर पर नुकसान हो गया और ये क्या तमाम मामलात जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो मंतकी अंजाम तक भी पहुंचेंगे, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब, ये जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और उनके दीगर साथियों को जो हिरासत में लिया गया है, ये गैर मामूली बात है, ये आम बात नहीं है और ना आम ट्रायल है ना आम कोर्ट मार्शल है। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आर्मी में ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि कोर्ट मार्शल होना और किस नहज पर जाकर कोर्ट मार्शल किया जाता है। देखें आलिया, बात यह है कि इतने सीनियर ऑफिसर्स को जो ख़ास तौर पे इतनी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पर हों और अगर उनको अरेस्ट किया जाता है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली बात तो ये है कि तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लीटेड। एक इंक्वायरी की गई होगी और उसमें डिटेल्ड डिफेंस की विटनेसेस, बल्कि इनसे इनकी अपनी स्टेटमेंट ली गई होगी। फिर जितनी प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगी वो रिकॉर्ड की गई होगी। फिर फाइंडिंग होंगी कि जी हमने फलां चीज़ों में इनको वायलेशन करते हुए पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुर्तकिब पाया है, लिहाजा कोर्ट बड़ा स्ट्रांगली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ रिकमेंड करती है। अब उसके बाद ये करने के बाद जब वो इसमें लिखते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन है, मीन्स के कोर्ट मार्शल बिकॉज दे से डिसिप्लिनरी एक्शन और सम अदर रिटर्न वार्निंग दे दी जाती हैं और या फिर एक कोर्ट मार्शल किया जाता है। अच्छा, जैसे ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये जब इस तरह की कोई अहम, जाहिर है कि अहम पोस्ट पर रहे हैं और उनको गिरफ्तारी करने से पहले या हिरासत में लेने से पहले ही बहुत सी इंक्वायरीज कंप्लीट कर ली जाती हैं और जो एलिगेशन है वो प्रूव हो जाते हैं और उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि एलिगेशन और एविडेंस ऐसे पहले इकट्ठा कर लिए गए हैं जो कि उनको सजा देने के लिए काफ़ी होंगे, इसीलिए हिरासत में लिया गया है। देखें, बिल्कुल इसमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें जब कंप्लीट डिटेल आती हैं तो हमारे GHQ में एक जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है जो लीगल ब्रांच है, वो इसको प्रॉपर तरीके से वेट करती है। वो देखते हैं कि इसमें कहाँ एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस है ताकि इनके खिलाफ वो कोर्ट मार्शल में इस्तेमाल हो सकती है। जब सारी चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसमें एक 2 स्टार या 3 स्टार प्रेसिडेंट होता है, उसके बाकी मेंबर्स होते हैं, और एक जज एडवोकेट जनरल ब्रांच होती है हमारी, जिसमें लीगल ब्रांच का भी एक ऑफिसर सीनियर होगा जो कानूनी पेचीदगी के लिए कोर्ट की रहनुमाई करेगा। ये करने के बाद कोर्ट मार्शल होता है। और जाहिर है कि जो दूसरा पोर्शन है, एक तो टॉप सिटी की थी और दूसरा ये आ गया कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी, यही एग्जैक्टली ये जो अभी ISPR का जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक तो ये एक टॉप सिटी वाला मामला ही है और ये एक करप्शन का केस है। तो ये तो सिर्फ उसी दायरे में ही उनको क्या इंक्वायर किया जाएगा या मजीद जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, क्या वो एलिगेशन भी सामने रखे जाएंगे और क्या उनको भी सामने रखा जा सकता है? बिल्कुल। अब क्योंकि जब खासतौर पर पोलिटिकल एक्टिविटीज हैं, किसी पार्टी से एफिलिएशन है, उनको गाइड कर रहे हैं, और अगर उस पर यह सीरियस चीज़ नजर आती है कि आपने फौज के खिलाफ उनको गाइड किया या रियासत के साथ को नुकसान पहुंचाने की बात थी, तो उस दैट्स वाई ये सेकंड चार्ज उन पर लगेगा, वो यही होगा। और जब कोर्ट मार्शल जब स्टार्ट होता है तो उसमें जो भी जिनकी भी खिलाफ कार्रवाई हो रही होती है उनको प्रॉपर चार्जशीट पढ़ के सुनाई जाती है कि आपके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी सेक्शन A 1, 2, 3 के बारे में ये आपके चार्ज है और दूसरे के बारे में ये चार्ज है।
आप इसकी सफाई में क्या करना चाहते हैं? वो कहते हैं जी मैं इसको डिनाई करता हूँ और मैं आई प्रोसीड। तो फिर उसके बाद प्रॉपर केस चलता है, जिस प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी आती है, डिफेंस लॉयर होता है, वो डिफेंस पे अपने बारे में जो भी गवाह पेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और उसको देखने के बाद फिर कोर्ट रिकमेंड करते हैं इनके खिलाफ कि कितनी सजा होगी। और वो सजा जब चीफ आर्मी साहब को जाती है तो वो फिर उसकी तस्दीक करते हैं आफ्टर वेटिंग फ्रॉम जज एडवोकेट जनरल, जो हमारी लीगल ब्रांच होती है उस राइट लेकिन कितने जैसे कोर्ट मार्शल होते हैं तो कितने चांसेस होते हैं, जैसे आपने कहा कि एलिगेशन तो ऑलरेडी इतने एविडेंस होते हैं इस एलिगेशन के अगेंस्ट, तो इसीलिए हिरासत में लिया जाता है या कोर्ट मार्शल शुरू किया जाता है। तो तकरीबन केस हैज़ बीन अप्रूवन पहले ही हो चुका है, तो अब जो भी होगा, अब डिफेंस में अगर कुछ कहने के लिए कितना मौका दिया जाता है इस सिस्टम में, फौजी तहवील में, कि कोई डिफेंस में अपना भी अपने आप को जो गिल्टी है वो इसको कर सके कि वो गिल्टी नहीं है। देखिए बिल्कुल पूरा चांस दिया जाता है, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं, पूरा लिबर्टी होता है डिफेंस लॉयर के अपने एक्यूज के लिए जो कुछ भी एविडेंस ला सकते हैं, गवाहान ला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ला सकते हैं, कोई और ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं वो ला सकते हैं। इसके बाद जाहिर है कि फिर प्रोसिक्यूशन अपना काम, प्रोसिक्यूटर जो होती है वो सरकार की तरफ से होती है, जो आर्मी की तरफ से होगी, वो अपना पूरा एविडेंस लेकर आएंगे, टॉप सिटी की भी और दूसरी ये जो जो उनके मामला थे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन के साथ, वो सारी चीजें लाएंगे। उसके अलावा जो 2-3 ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया है उनको भी पेश कर, हो सकता है कि उनमें से ही कोई खुद ब खुद अप्रूवल हो जाए जी कि मैं सब बयान करता हूँ, मुझे क्या 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 हमने क्या किया, क्या इंस्ट्रक्शन दी, वो भी आ सकता है और इनकी भी एविडेंस आ जाएगी, और उसके साथ और भी लोगों के नाम आ सकते हैं। बल्कि आई वुड से अभी जब ये 3 ऑफिसर्स को पकड़ा है इनसे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनकी लीड पे इनके कुछ जूनियर ऑफिसर्स होंगे वो साथ में हो सकते हैं। उसके बाद इनकी पॉलिटिकल जो पार्टी उसके लोग कौन कौन से इनके साथ राब्ते में थे, सहूलत कारी करते थे, पैगाम रसाली करते थे, वो क्या थे। तो ये सारी चीजें करने के बाद फिर एक इसका अल्टीमेट डिसाइड होगा। लेकिन कोर्ट मार्शल का फर्क ये होता है एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट से कि ये डे टू डे बेसिस पर होता है, इसमें जल्दी किया जाता है ताकि एक बाकियों के लिए मिसाल हो कि आपने कोई गलत काम नहीं करना है। ये इट विल नॉट गो फॉर 10-8 years, इट माइट बी स्ट्रेच 6 months to 1 year, जिसके अंदर सारा कुछ फाइनल हो जाता है और फिर उसके बाद फैसला किया जाता है। अच्छा, अब ये केस टू केस डिपेंड करता है सज़ा का कि कितनी सज़ा देनी है, या इसमें जो भी गिल्टी हो उसकी सज़ा मुकर्रर है कि आप कोर्ट मार्शल हो गया और उसमें सज़ा जो पहले से ही मुकर्रर है कि इतनी होगी चाहे कोई भी केस हो? नहीं ऐसे नहीं है, बिल्कुल इट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। अच्छा जी, अगर आपके खिलाफ बहुत सीरियस चार्जेस हैं और वो सीरियस प्रूव हो जाते हैं तो आपको सजा ज्यादा मिल सकती है। अगर कम है, ज्यादा नहीं है नेचर की और डिफेंस ने अपना अच्छा काम किया है तो सजा कम भी हो सकती है और बिल्कुल कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि डिफेंस और प्रोसिक्यूशन अपना काम कैसे करते हैं और फिर कोर्ट फैसला करता है। अच्छा, इससे पहले भी जाहिर है कि कोर्ट मार्शल होते हैं बहुत सी शख्सियात के, और उनकी अगर इस तरह के चार्जेस जो कि करप्शन के, क्योंकि अभी सिर्फ क्योंकि ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक तो ये करप्शन का ही चार्ज है, तो वो उसके मुताबिक कितनी सज़ा हो सकती है? जाहिर है उसके तो उनके पास एविडेंस भी होंगे। अब ये जो सियासी मामलात हैं उसमें 9 मई है, ये तो अदर्स हैं और उनको अभी देखा जाएगा, या अभी शायद ISPR उसके ऊपर कोई बताए कि क्या आगे होगा उस मामले पर, लेकिन जो करप्शन के मामले पर कितनी सजा हो सकती है? देखिए करप्शन पे डिपेंड, ये हैं बेसिकली एक ही कोर्ट मार्शल में 2 चार्जेस होंगे, चार्जशीट्स, एक टॉप सिटी और एक दूसरा जो अदर इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। तो ये दोनों की कंबाइन होकर सजा होगी। इट विल नॉट बी कि ये जी एक में केस में सजा हो जाएगी, दोनों की कंबाइन होकर सजा हो सकती है। और वैसे जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट सेक्शन 55 में मैक्सिमम जो सजा है वो 14 साल है, लेकिन इट कैन बी 1 year, 6 months, 1 year, 2 year, 5 years, 7 years, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो उनके खिलाफ हो, ये किया जाएगा। लेकिन जाहिर है कि बिल्कुल इंसाफ के तकाजे, तो ये सोचना कि कोर्ट मार्शल हुआ और वो हर हाल में सजा देंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। जो कोर्ट ओथ लेता है कि जी हमने बड़े इंसाफ के तकाजों को पूरा करेंगे, जैसे मिलिट्री या प्राइवेट होता है स्पोर्ट्स में,
इसलिए कोई ऐसी नहीं है, डिपेंड्स कि क्या एविडेंस आती है कहीं। जी ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी ज़ाहिर है कि तहवील में है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, तो ये तहवील में लेने के बाद कहाँ किस तरह से रखा जाता है? जैसे आम कैदियों को जेल में किसी को भी पकड़ते हैं, उसको जेल में रखते हैं, या किस तरह से नज़रबंद करते हैं, या स्पेशल कोई इनके लिए अलग से ऐसी जगह होती है जहाँ पे इनको रखा जाता है? जी बिल्कुल, जैसे आपका कोई मेस है या कोई एक अकोमोडेशन है, उसके अंदर वो रखते हैं और वहाँ पर गार्ड होती है, बट दैट ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज रैंक इज गिवन, बिकॉज अभी तक उनके खिलाफ कोई चार्ज प्रूव नहीं हुआ। वो तो चार्ज होगा जब उनको क्लियर केस के फाइनल डिसीजन आएगा, इसलिए थी एक रिस्पेक्ट जो होती है वो जरूर दी जाती है कि उनको आज़ादी होती है। अब आई डोंट नो कि ये मोबाइल द्वारा क्या इजाज़त है, बट अदरवाइज हिल भी प्रॉपर तरीके से गार्ड होगी, बाकी वो अपना आराम से घर में जैसे रहते हैं उस तरह रह रहे हो। आई एम श्योर। जी ठीक है। और सज़ा के बाद भी इसी तरह से उनकी होती है, लिविंग स्टाइल होता है, या फिर वो आम कैदी की तरह कैद काटते हैं? नहीं, आपके सामने एक 14 साल की कैद हुई थी एक 3 स्टार को भी कोई 3-4 साल पहले। तो बल्कि बना पुलिस आप फिर जेल कस्टडी में चले जाते हैं, और वहाँ जो जेल मैनुअल का होता है कि एक पढ़े लिखे का एमए पास का या ग्रेजुएट का जो एक स्टेटस होता है, उसी हिसाब से ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास वो जरूर मिल जाती है, और बाकी वो नॉर्मल जेल में जाते हैं और वहाँ जाके सजा काटते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लास्ट इस बारे में मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ब्रिगेडियर इज़ ऑलवेज ब्रिगेडियर, जैसा कि आप हैं, जनरल इज़ ऑलवेज जनरल, लेकिन इस तरह के केसेस आने पर और सज़ाएं होने पर, कोर्ट मार्शल होने पर, उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? उनके इस टाइटल के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर, वो सारी जो उनको सहूलतें मिलती हैं इस इदारे से, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? देखें, ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। कोर्ट कैन गेज के ही दे कैन ये उनका रैंक भी ले सकते हैं कोर्ट उनको, और जो उनकी मुराद दी हुई है पहले सरकारी तौर पे हो सकता है वो भी ली जा सकती हैं, या बिल्कुल नहीं लेते हैं उनको और सजा देते, क्योंकि जब आप जेल में जाते हैं तो जाहिर इसका मतलब है कि आपके रैंक मेरे ख्याल में ले लिए जाते हैं। एंड जैसे भी आपके सामने वो आदिल राजा है, एक वो अकबर थे, एक मेहदी थे, उन सब के रैंक ले लिए गए। दे कांट राइट नाउ मेजर, कर्नल और मेजर कैप्टन। लाइकवाइज होता है, क्योंकि जब जेल जाते हैं जाहिर है फिर उस वक्त ये मुराद मेरे ख्याल में ले दी जाती है। जी ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दूसरी बात ये है कि बानी पीटीआई के बारे में भी क्या, अगर ये नेक्सस या ये लिंक जो वज़ीर दिफा कह रहे हैं, अगर ये कहीं ना कहीं से इसके ताने बाने मिलते हैं, तो फिर बानी पीटीआई को भी फौजी तहवील में लिया जा सकता है? देखें, इसके लिए है बिल्कुल, अगर तो लीड, मुझे तो यही लगता है कि अल्टीमेटली ये जाके सारी चीजें वहीं पर जाके मिलेंगी, देन दे विल हैव टू आस्क द कोर्ट्स। जैसे आपके सामने ये आपके जो पीटीए की 9 मई के इंसिडेंट है, फौज ने बड़ा रिकमेंड कुछ लोगों को किया हुआ है कि जी इनके खिलाफ फौजी ट्रायल होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे कर दिया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर ये फौज पूरा अपना जो डिटेल्स हैं इंक्वायरी की वो भेजती है कोर्ट में, देखिए इसको हम चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में, क्योंकि मिलिट्री को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश गई है, मिलिट्री की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, रियासत पाकिस्तान की जो बात है, तो उसके अंदर देन दे कैन रिकमेंड कि वी वांट दिस एक्यूज्ड टू बी ट्राइड अंडर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट में। हम इनका कोर्ट मार्ट फौजी ट्रायल करना चाहते हैं, फिर आगे कोर्ट की मर्जी के ऊपर इजाजत देते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस नौ भी रिकमेंड हुए हैं कि मैं फौजी ट्रायल करने के लिए, लेकिन वो अभी तक स्टे किए हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह इस पर एक्शन लेते हैं, कितना फौज इस पे वो इन्फ्लुएंस करती है कि जी ये प्रूफ है, ये मेरे को डाउट नहीं है, वी वांट स्पीडी ट्रायल, वी डोंट वांट कि 10 साल लटका रहे। तो इट डिपेंड, आगे फिर जाके कोर्ट का फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि जाहिर है कि आईएसआई की या इस्टेब्लिशमेंट की कहें, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सियासत में उनका किरदार रहता ही है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप कहें कि ये कोई नई बात है, या ये पहले ऐसा नहीं हुआ, ये अब ऐसा हो गया। तो ये मामूल की बात नहीं है, ये क्या आपको गैर मामूली बात लगती है कि इसके ऊपर भी ट्रायल होना चाहिए, कि सियासत में कहीं ना कहीं कोई
उनका ताल्लुक रहा है, कोई सपोर्ट रही है। ये तो पहले भी होता आया है, कहीं ना कहीं सपोर्ट दी गई है और दी जाती रही है। ये कोई आपको डिफरेंट लगता है? देखिए, फर्क ये है कि बिल्कुल आईएसआई में एक इंटरनल विंग है जो पॉलिटिक्स को डील करता है और वो एक्टिविटी रहती है, हमेशा रहती है। बट अगर रिटायरमेंट के बाद आप आउटराइटली किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और इन अ वे कि उससे मिलिट्री की साख को नुकसान हो, मिलिट्री की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो, मिलिट्री को नुकसान हो, मिलिट्री के रैंक के अंदर इंतशार होने का डर हो, या कोई ऐसी बात जिससे रियासत पाकिस्तान को वो पार्टी कर रही हो, खैर मुखालफत हो, उसको सपोर्ट की हो, दैट इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आईएसआई में रह के पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है और होती रही है, और खासतौर इंटरनल का काम ये होता है। लेकिन इस तरह की जो एक्टिविटी होगी रिटायरमेंट के बाद, इसलिए उनका जिक्र किया गया रिटायरमेंट के बाद जो उनकी एक्टिविटी है, तो दैट इज द डिफरेंस। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साथ है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की फ़ौजी तहवील में लेने के हवाले से और जो अब सियासी तौर पर उनकी वाबस्तगी या सहूलतकारी कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, उसके बारे में भी बात कर रहे थे। और ये कोर्ट मार्शल क्या होता है, किस तरह से होता है, सज़ाएँ कैसी होती हैं, प्रोसीजर कैसे होता है, ट्रायल कैसे होता है, इस बारे में भी डिटेल से बता रहे थे। यहाँ पर ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे पीजे मीर साहब, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। पहुंचे वेलकम बैक। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वेलकम वेलकम। पीजे साहब, ज़ाहिर है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की अब फ़ौजी तहवील, अब ये मामला थोड़ा सा पुराना हो गया है कि उनको तहवील में लिया गया है, लेकिन जो अहम मामला ये है कि एक करप्शन का चार्ज है उनके ऊपर आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, तो उसमें उसकी वजह से तहवील में लिया गया। जबकि डिफेंस मिनिस्टर ने जो सियासी वाबस्तगी, सियासी सहूलतकारी उनकी बताई है, 9 मई की जो साजिश में उन्होंने सहूलतकारी की है, इसके बारे में बताया है। आप क्या कहते हैं कि क्या ये भी उनके खिलाफ चार्ज है एक बड़ा? आप जितना मर्जी चार्ज लगा दें, किसी पे भी लगा दें, हाँ। अगले का राइट है, वो डिफेंड करेगा, खत्म होगी बात। हम पहले ही अगले जिस तरह सवालात आ रहे हैं कि जी उन पे ये हो गया, उन पे ये हो गया, और भाई चार्ज लगाया है तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, चार्ज है, वो डिफेंड करेंगे। अगर वो गिल्टी हुए उनको पनिशमेंट होगी, नहीं गिल्टी हो गए एंड उनको वो फ्री कर दिया जाएगा। अब तो बहुत से लोग, बहुत से आप देखें कि नायब वजीर आजम से लेकर और बहुत सारे सहाफ़ी और बहुत सारे लोग, जी हम भी विक्टिम हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के, हम भी विक्टिम हैं, बहुत सारे विक्टिम भी सामने आ रहे हैं। तो लगता ये है कि सब कुछ जो था, जो कुछ भी हो रहा था, वो सब कुछ एक ही शख्स था जो कर रहा था। ये लोग बेशर्म होते हैं, इस तरह की बात में बातें करते हैं। और अगर तुम्हारे में इतने गट्स है तो तुम उस वक्त बोलते ना, क्यों नहीं बोले थे उस वक्त? बाद में आके जब बंदा रिटायर हो जाता है, हर किस्म का चार्ज उस पे लगा देते हो। किस पे नहीं लगाया? आपने वजीर आजम पे चार्ज लगा दिए जब वो चले जाते हैं। जब वजीर आजम होते हैं कोई बात नहीं करता, जनरल्स हैं जब वो रिटायर होते हैं चार्ज लगा देते हैं, जब वो सर्विस में होते हैं कोई बात नहीं करता। यही चीज मिनिस्टर्स के ऊपर भी है। ये जब हाजिर सर्विस होते हैं मिनिस्टर्स, इन पे कोई बात नहीं होती, चले जाते हैं आलिया, सब इन पे चार्जेस लगा देते हैं। यार बड़े गरम किस्म के लोग हैं। लेकिन पीजे साहब, ये मामूली बात नहीं है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तो उनका तो कोर्ट मार्शल भी शुरू कर दिया गया है, और बहुत से हल्के और हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि ये बहुत सी ऐसी सहूलतकारी करते रहे हैं। एक तो जाहिर है कि सियासी तौर पर सहूलतकारी या सियासी तौर पर वाबस्तगी एक डिफरेंट मैटर है, जो कि शायद पहले भी रूटीन का हिस्सा था, लेकिन क्योंकि 9 मई एक शामिल है, 9 मई जैसा वाक़या, तो क्या अगर 9 मई में भी ऐसा मुमकिन है कि क्या ऐसा लगता है आपको कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? आई डोंट थिंक सो एट ऑल। कोई जनरल अपने हेडक्वार्टर्स पे या कोर कमांडर के घर पे या किसी पे कोई ऑर्डर करेगा कि हाँ जाके ये करो, ये एब्सोल्युटली रबिश है। कोई जनरल नहीं करेगा। तो हुकूमत इससे क्या फायदा उठाना चाहती है अगर इस तरह के? आप एक चीज नोट करें, जितना हुकूमतों ने इसको पोलिटिसाइज किया है, आर्मी ने तो उतना किया ही नहीं। ये तो हुकूमतें कर रही हैं पोलिटिसाइज। फौज ने तो इतना वो डंडोरा भी नहीं पीटा, शोर भी नहीं मचाया, यही बैठे हुए बाहर। इनको एक मौका मिल गया, ये आप आगे चले जाते हैं। असेंबलियों में देखा नहीं किस तरह जनरल्स के मुतालिक बात होती है, पाकिस्तान आर्मी के मुतालिक देखा नहीं आपने? क्या करते हैं ये लोग?
तो जहां इनको मौका मिल गया वहां इनका एक फील्ड डे हो गया, कर लें भाई। जो मर्जी करो, चार्ज आपने एक जनरल पे लगाया है, वो जनरल अपना प्रूव करेगा कि भाई ये गलत है, ये ठीक है, ये फलाना है, ये फलाना है। ये तो अभी चल रहा है ना, अभी तो आपने उनको चार्ज किया, गिल्टी तो नहीं है वो उस वक्त। He's defending himself, whether it is him or anybody else. ये तो बंदा अपने आप को डिफेंड कर रहा है, कोर्ट्स में नहीं जाते। अब कोर्ट में जाने से पहले हर एक को गिल्टी भी कर देते हैं, जूरी भी बन जाते हैं, डिफेंस भी बन जाते हैं, प्रोसिक्यूशन भी बन जाते हैं। Let the courts decide whether it is a civilian court, Supreme Court है, or whether it is a military court. Let them decide. Let them get on with it. हम क्या चाचे कहाँ से बन जाते हैं? हाँ जी उन्होंने ये किया, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे पास क्या? लेकिन फौज की जो प्रेस रिलीज है उसमें तो इस किस्म की कोई सियासी सहूलतकारी या 9 मई की साजिश इसका तो कोई जिक्र नहीं है ना। वो तो सिर्फ एक करप्शन का केस है, टॉप सिटी केस है, उसके हवाले से है। वो तो उसी के हवाले से ही कोर्ट मार्शल उनका किया जा रहा है कि जो कि उन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो अभी हमने जो इसको देखा है, हमें वो केस एक तरफ है और जो हमें दिखाया जा रहा है वो दूसरी तरफ है कि ये जो कुछ भी PTI का एक सामने आया था वर्जन, वो उसको तो सारा कुछ जो ड्राइव कर रहे थे या उसमें सहूलतकारी कर रहे थे वो तो ये एक शख्स था जिसका नाम जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद था। और इवन के बानी PTI को जेल में भी सहूलतें दी जा रही थी और अभी तक दी जा रही थी अपने मुख्तलिफ साथियों समेत। देखें, ये जितनी भी आपने बातें की हैं, सबसे पहले तो मैं एज अ जज मैं यही कहूंगा, भाई मेरे सामने आप प्रूफ लेके आए, सब्सटैंशियल नहीं, कॉन्क्रीट प्रूफ लेके आए, एंड देन आई विल एक्ट ऑन इट। खत्म होगी बात। हमने जैसे मैंने पहले कहा ना लिया, हम हर एक को कंडेम कर देते हैं और उसके बाद आप स्टोरी कोई और होती है। याद नहीं है 2 दिन पहले IG पुलिस पकड़ा गया, ये है वो, उसने एक निकाली, वो घर पे बैठ के चाय पी रहे, कहते ये है आपका मीडिया। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी खबर एक IG के मुतालिक आप दे रहे हैं, न सिर है न पैर है, वो बेचारा घर पे बैठा हुआ है। अब मुझे बताओ यार डेफेमेशन है कि नहीं है? कौन इसका जवाब देगा? इसी तरीके से हर एक के मुतालिक हम इस तरह की लूज टॉक कर देते हैं। भाई जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, आप क्या रेटिंग के लिए करते हैं सब कुछ? ये रेटिंग नहीं है, ये कौम की डिस्ट्रक्शन है। ये लेकिन पीजे साहब, जब डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा होगा ना तो फिर बात तो होगी, उसके ऊपर डिबेट भी होगी, सवाल भी होगा। तो डिफेंस मिनिस्टर अगर कह रहा है तो ये क्या हुकूमत इस वक्त सियासी कोई फ़ायदा लेना चाहती है अब ये सारा मलबा जो है वो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर डालकर? देखें, जनरल फैज़ हमीद तो कुछ भी नहीं है। बात तो है कि इमरान खान को कैसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। बात पूरी दुनिया बात कर रही है यार, पूरी दुनिया बात कर रही है, और हम इधर उधर से लेफ्ट राइट या हुकूमत जो है इधर उधर कर रही है। कभी भी आपने देखा है डेमोक्रेसी को सप्रेस कर सकते हो आप? कहीं भी दुनिया के अंदर नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी का नाम ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यस, बट विद इन द डोमेन्स ऑफ लॉ। आप स्टेट के खिलाफ इस तरह बात नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी है तो जो मर्जी आप मुंह के उठ के, नो, एक रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस नहीं करते। बट एट द एंड ऑफ द डे टारगेट आपका PTI है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनका टारगेट PTI है। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ PTI, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट जो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर जो देखता है वो तो यही कहेगा कि भाई आपने इनको टारगेट किया हुआ है। अच्छा, एक आता है, दूसरा आ जाता है। अभी व्हाट इज दिस? नवाज शरीफ के साथ आपने ये किया, बेचारे को इतना गंदा किया आपने नवाज शरीफ का, हद हो गई है यार। आप आज ये इमरान हो रहा है, उससे पहले आपने बेनजीर को कर दिया था, आसिफ जरदारी को बेचारे को 11 साल आपने रगड़ा है यार, खुदा का नाम, उसकी जान काट दी, उसका क्या क्या नहीं हुआ। द क्वेश्चन इज, क्या हम इसी तरह अपनी सियासत चलाते रहेंगे? क्या यही पाकिस्तान है? क्या यही कायदे आज़म का पाकिस्तान है? इनफ इज इनफ। जो गिल्टी है ट्राई करें, इन द डोमेन ऑफ लॉ बिल्कुल पनिश होता है, पनिश करें। बट ये जो हम स्पेकुलेशन आलिया कर देते हैं, उससे ये क्या, उससे क्या, यार आपको और मुझे क्या पता, मुझे बताए ना। जब तक आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ ना हो, और आपके पास कैसे कॉन्क्रीट प्रूफ आएगा? या तो आपको लीक करके देगा तो आपको बात का बतंगड़ बना के आगे टीवी पे ले रहेंगे, मसाले लगा के बात करेंगे। यही हो रहा है ना। ये बाहर करें तो सही, जरा किसी UK में कर दें, खुदा की कसम आपका चैनल बंद हो जाएगा। मैंने तो भुगता हुआ है 3 दफा, उल्टी सीधी एक एंकर ने बात की थी, उल्टी सीधी करके। ये ARY को कितना नुकसान हुआ, एंकर ने एक बात की है, उनके चैनल बंद करा दिया यार। हाँ, इस तरह का मजाक नहीं होता।
आप इस तरह की कोई लूज टॉक नहीं कर सकते हैं, ना इंस्टिगेट कर सकते हैं, ना इंसाइट कर सकते हैं। यू डू नॉट डू दैट, कम्युनिटी के अंदर नहीं कर सकते। तो हम तो पाकिस्तान के अंदर फ्री होल है, हर बंदा बादशाह जो मर्जी मुंह में कह दे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन दूसरी तरफ अगर हुकूमत जाहिर है कि सियासी तौर पर इससे पीटीआई को जो नुकसान पहुंचाना चाहती है, जो उनके फेम को डाउन करना चाहती है, उसमें आपको नहीं लगता कि वाकई अब इस गिरफ्तारी या हिरासत के बाद से कुछ उसमें ठहराव आ गया है? वो ग्राफ जो ऊपर था अब कहीं ना कहीं आपको डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है? आई डोंट थिंक सो। आप बुक में चले जाएं, पीटीआई एक बड़ी मकबूलियत रखती है लोगों के अंदर, और मैं तो कहता हूँ ये तो गवर्नमेंट इनकी जा रही थी, बेड़ा गर्क हो गया था। वो इनके खिलाफ केस करके आपने इनको हीरो बना दिया पकड़ के। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको ये पीटीआई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने इनको बनाया है। ये तो जा रहे थे अपने उसके अंदर नीचे डाउनफॉल के अंदर, आपने पंगे लेके सिंपली बिकॉज आपने सोचा कि हमारी गुड्डी चढ़ जाएगी। कहाँ गुड्डी चढ़ी? अरे ये इलेक्शंस हुए, आपने देख लिया इलेक्शंस का रिजल्ट क्या हुआ है, ठीक है ना। सो हमें हर चीज को एक बैलेंस लेके चलना है, क्योंकि हमने पार्टीज को देखो, पार्टीज आएंगी, बनेंगी, जाएंगी, ये होगा, पाकिस्तान विल रिमेन। वी हैव टू सी द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट पॉलिटिक्स। तो हम यही कर रहे हैं, छोटी सोच रख के एक पार्टी हाथ में आई हुई है उसको रगड़ो। और भाई आपने इनका नाम चेंज कर दिया था ना, वो जजेस नाम चेंज कर दिया, वो इंडिपेंडेंट होकर सारे आ गए। मुझे बता दो यार, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। क्या कुचल दिया आपने? आपने यही कोशिश की थी नून के साथ, नून खड़ी हो गई, नून आई थी, आपने पीपल्स पार्टी के साथ किया, लेकिन वो बदकिस्मती से रीजनलाइज हो गई, वो मार्जिनलाइज हो गई, और जो नून है वो ये पंजाब की रह गई। तो हमें अब ये था कि हुकूमत के पास कोई पीटीआई का काउंटर कुछ नहीं मिल रहा था। अब काउंटर करने के लिए अब ये एक गिरफ्तारी है, इसको सामने लाया जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब में देखें, नवाज शरीफ साहब खुद इन एक्शन आए हैं और मरियम नवाज साहिबा के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और एक अहम मामला जो कि अवाम का मामला और मसला था बिजली के बिलों के हवाले से, उसमें अवाम को, पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया है। पंजाब में क्या आप समझते हैं कि इस तरह के माहौल में पीएमएलएन को कोई सियासी तौर पर फायदा होने वाला है? देखें, ये पीएमएल है और एन की बात करते हैं तो पंजाब में है, सेंटर में नहीं है। सेंटर में आप कह लो कि ठीक है, नून की एक हुकूमत है, लेकिन वो कोलिशन है, उनके साथ और भी पार्टनर्स हैं, लेकिन नवाज शरीफ का जो दर्द है वो इस वक्त बिल्कुल पंजाब तक रह गया। इनको चाहिए बाहर जाए, कराची जाए, सिंध, उसके बाद पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा जाएं, अपने जलसे करें, लोगों से बात करें। आप 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, आपकी एक मकबूलियत है, आपकी एक सपोर्ट है, आप जाएं। ये इधर ये पंजाब तक महदूद हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वो अपनी जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी चीफ मिनिस्टर है, उनकी बेटी भी हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, व्हाई नॉट, उनका हक बनता है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमने इनको देखना है नॉट टू बी रीजनलाइज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड लाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सिंध। हमने इस पार्टी को, या पीपल्स पार्टी को भी हमें चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में आए, वो करते हैं। लेकिन असल में तो पीएमएलएन की सियासत पंजाब में है, जो कि पीटीआई ने कहीं ना कहीं उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी है। अब ये उसको वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ जो हाथ पांव मार रहे हैं पंजाब में, उससे गेन कर लेंगे। देखें, पीएमएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये जो काफ बनी थी, ये कराची में, सिंध में क्यों इतनी मकबूल हो गई थी, बलूचिस्तान में क्यों हो गई थी? क्योंकि इन लोगों ने काम किया था, ये गए थे। आज पीएमएलएन को भी चाहिए कि ये भी आगे जाएं, अपना मौकफ बयान करें, क्योंकि इनकी रेपुटेशन तो काफी टार्निश हुई हुई है इनकी। आप देखें ना, आज नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, वो लोगों के दुख की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने, अगर आप देखें, ये जो पूरे बयानिया के अंदर उन्होंने फेडरल की कोई बात नहीं की है, शरीफ साहब की कोई बात नहीं की है। उन्होंने तो अपने पंजाब की बात की है कि महंगाई कितनी है, कि क्या हो रहा है, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली हमें नवाज शरीफ को चाहिए कि ये और उभरे आगे।
क्योंकि जिस तरह पंजाब तक महदूद ना रहें बल्कि पाकिस्तान की बात करें, पूरे मुल्क की बात करें। और बिजली का मसला सिर्फ पंजाब का नहीं है, पूरे मुल्क का है। और उनकी हुकूमत सिर्फ एक पंजाब, एक सूबे में नहीं है बल्कि उनकी वफाक में भी है। तो उनको अपने वफाक की हुकूमत के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन के यहाँ पर बात हो रही थी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेने के हवाले से, क्या अब कोर्ट मार्शल के बाद क्या होने वाला है, और जो हुकूमत कह रही है सियासी तौर पर उनका जो असर रसूख था, पीटीआई के ऊपर सहूलतकारी थी, क्या ये मामला भी आगे जाकर कोर्ट मार्शल में टेकअप किया जाएगा? क्या इस मामले पर भी ट्रायल होगा? तो डिफरेंट ओपिनियन है, आपके सामने है। अब लेट्स सी के वक्त बताएगा जब उनका ट्रायल होगा कि उनको कहाँ पर सज़ा होती है, कहाँ से वो यहाँ से बरी होते हैं। दैट्स ऑल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।